देखिए, जब हम सबसे पहले लेबॉर्ट्री में जब हम एंटर करते हैं तो वहाँ पर कुछ रूल्स होते हैं जिनका हमें फॉलो करना होता है। सबसे पहले जब भी हम लेबॉर्ट्री से निकलें तो हमें हाथ धोने, या जब हम एंटर करें या एंटर करने से पहले अच्छी तरह हमें किसी भी साबुन से हाथ धोने। इक्विपमेंट्स होते हैं, टूल्स होते हैं और कुछ अदर रिक्वायरमेंट्स होती है माइक्रोबायोलॉजी लैब में। जो सबसे पहला इसमें आता है वो डिसइंफेक्टेंट। जो मान लीजिए हमने किसी सरफेस पर एक्सपेरिमेंट अपना करना है तो हम लाइसोल लेंगे, एक डिसइंफेक्टेंट स्प्रे है ये। इसका हम लेंगे, फिनोल भी हम ले सकते हैं, तो इनका यूज़ हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई कल्चर है जिसका हम इनोकुलेशन कर रहे हैं, इनोकुलेशन करना है हमने उसका, और वो अगर गिर गया किसी सरफेस पर, तो हमें उसको इससे मर्क्यूरी क्लोराइड से हमें उसको हमने करना है, वहाँ साफ़ करना है और 15 मिनट तक वैसे छोड़ देना है, ठीक है। और इसमें जो ब्रॉथ कल्चर्स होते हैं वो उनको मुंह से पिपेट नहीं करना है हमें, क्योंकि वो ताकि एरोसोल्स उसमें ना बने। और जो ये मर्क्यूरी क्लोराइड है ना, ये डिसइंफेक्टेंट है। ये फिनोल भी डिसइंफेक्टेंट है और लाइसोल भी डिसइंफेक्टेंट है, तो इनका हम यूज़ कर सकते हैं। और बैक्टीरिया को जो ओपन वॉन्ड्स होते हैं ना वो पसंद आते हैं, तो इसलिए हमें उनको अगर कहीं लग गई ना, किसी को किसी कट लग गया या कुछ भी हो गया, तो हमें उससे बचने के लिए हमें प्रिकॉशंस फर्स्ट एड लेना पड़ेगा। तो जो अब इसमें क्या हम करते हैं, मतलब स्ट्रक्चर, फंक्शन और यूजेस पढ़ते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स के। किसमें? पैथोलॉजी में या माइक्रोबायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? स्ट्रक्चर, फंक्शन और यूजेस पढ़ते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स का, जो कि हमें आंखों से अपने नज़र नहीं आते हैं। उनका हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, फंक्शन पढ़ते हैं और उनका यूजेस पढ़ते हैं, जैसे वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, प्रोटोजुआ या हेलमिंथीज। ये हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए हमें, तो ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस होते हैं, ये हमारी बॉडी में एंटर करते हैं और बहुत सारी डिजीज़ को ग्रोथ उनकी कर सकते हैं ग्रोथ, इसलिए हमें डिसइंफेक्टेंट इनका यूज़ करना ज़रूरी है। अब देखिए, जो देखेंगे ये यहाँ पर आप देख सकते हैं पेट्री डिश है, टेस्ट ट्यूब्स हैं, ये है एगर स्लेंट्स हैं, एगर बट है, ये यहाँ पर ये है ग्लास पिपेट है, ये बहुत सारी ऐसी, ये आप इसको देख सकते हैं, पेट्री डिश है, ये ग्लास ट्यूब्स हैं। इनमें हम डिफरेंट मीडियाज़, कल्चर्स का वो इनोकुलेशन करते हैं। और जब हम माइक्रोबायोलॉजी उसमें लैब में एंटर करते हैं ना, तो वहाँ पर कुछ ऐसे केमिकल्स भी रखे होते हैं जो कि हमें उनको बहुत उनको हैंडल करना पड़ता है। अगर हम उनका हैंडल नहीं करेंगे तो वो डिज़ास्ट्रस भी हो सकते हैं, इसलिए हमें वहाँ पर अच्छी तरह किसी भी ऐसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना है जिससे कि वो केमिकल जो है वो हमें नुकसान पहुँचाए। अब देखिए, जो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट आता है जो कि हमें देखना है वो है बंसन बर्नर। इस बंसन बर्नर का दूसरा नाम है स्प्रिट लैंप। ये आप देख सकते हैं, ये साइंटिस्ट यहाँ पे ये कर रहे हैं, बंसन बर्नर का ये इस्तेमाल कर रहे हैं किसी एक कल्चर को, क्या कर रहे हैं ये देख सकते हैं आप। तो ये क्या होता है असल में, जो ये बंसन बर्नर होता है, ये भी एक किस्म का गैस बर्नर ही होता है, लेकिन ये नॉन ल्यूमिनस होता है, लाइट इमिट नहीं करता है। और इसका जो मैक्सिमम हॉटेस्ट पॉइंट होता है वो 1870 डिग्री सेल्सियस का होता है। तो ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? स्टरलाइजेशन के लिए। स्टरलाइजेशन क्या हुआ? ड्राई हीट में जब हम किसी की चीज़ का उसको डेथ करते हैं, किसी माइक्रोब की, जो हमारे पास इनोकुलेटिंग लूप्स होती हैं, नीडल्स होती हैं, तो वो नीडल्स और लूप्स को वो किसके लिए होती हैं? ताकि हम किसी नए कल्चर को इनोकुलेट कर सकें। उनका स्टरलाइजेशन हम इस गैस बर्नर से कर सकते हैं। और स्टरलाइजेशन और इंसिनरेशन में क्या डिफरेंस है? इंसिनरेशन हुआ हम उस पार्टिकल को ही पूरे एशेज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे हम एक बार सिरिंज लगाते हैं तो सिरिंज को जो हम इंसिनरेट कर देते हैं, उसको हम पूरा ही डैमेज कर देते हैं, एशेज़ में कन्वर्ट करते हैं। तो उसमें इंसिनरेशन में कितना टेम्परेचर चाहिए होता है? 800 to 1800 डिग्री सेल्सियस फ्लेम का टेम्परेचर चाहिए होता है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर फ्लेम, आउटर फ्लेम, इनर कोर है, बैरल, चिमनी है, एयर यहाँ से आती है, गैस यहाँ से आती है, रबर ट्यूबिंग इसमें लगी होती है, ये सारा आप देख सकते हैं। गैस, इसको हम स्प्रिट लैंप भी कहते हैं।
अब जो इसमें जो सबसे अब एक माइक्रोबायोलॉजी लैब में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होनी चाहिए वो है लेमिनार फ्लो हुड। जो ये लेमिनार फ्लो हुड हो, ये आप देख सकते हैं यहाँ से जो हवा आ रही है, ये यहाँ से जब इसके अंदर से गुजरती है तो ये बाहर साफ हवा निकल जाती है। ये आप अभी हम देखेंगे किस तरह। और जो ये आप देख सकते हैं ना, ये डार्क एरो में है, ये कंटेमिनेटेड एयर है। और जो ये डॉटेड एरोज में आप देख सकते हैं, देख रहे हैं, ये हमारे पास फ्रेश एयर बाहर निकल रही है। अब इसमें क्या होता है, जो ये लेमिनार एयर फ्लो हुड होता है, इसमें जो पहली चीज़ हमें याद रखनी है कि ये हैफा फिल्टर्स पर काम करती है। हैफा फिल्टर्स क्या हुआ, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट ये मैटर। तो ये हैफा फिल्टर्स पर इसका जो होता है ये काम करती है। हैफा फिल्टर्स क्या होते हैं, ये फाइबर ग्लास फिल्टर्स होते हैं। तो इंस्टेंट ऑफ मेम्ब्रेन फिल्टर्स नहीं होते हैं इसमें। जो हमारे पास ये है ना लेमिनार फ्लो हुड, इसमें हम मेम्ब्रेनस फिल्टर्स का यूज़ नहीं करते हैं। और इसमें हम ये और मेम्ब्रेनस फिल्टर्स पॉलीकार्बोनेट के बने होते हैं। और रूम एयर इसमें जब वर्किंग चैम्बर होता है, और ये एक ही डायरेक्शन में हवा को चलाता है ताकि माइक्रोब्स की कंटेमिनेशन से बचने के लिए। ये देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं एयर फ्लो हो रही है, ब्लोवर से ऐसे 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 हवा आ रही है ऊपर की तरफ, और ऊपर से क्लीन एयर एग्जॉस्ट निकल रही है हवा। जब आप अपनी कहीं पर भी यूनिवर्सिटी में जब आप एंटर करेंगे अपनी माइक्रोबायोलॉजी लैब में, तो सबसे पहली ये आप चीज़ देखेंगे वहाँ पे। तो अब दूसरी चीज़ आती है इसमें, ये थोड़ा एक सेकंड, ये भी एक बहुत अच्छी, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका नाम है ऑटोक्लेव। ये ऑटोक्लेव क्या होता है, ये एक एपरेटस होता है। इसमें सैचुरेटेड स्टीम का यूज़ होता है जब बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई किया जाता है वाटर वेपर्स पे। वो जब सैचुरेटेड स्टीम हमारे पास बनती है उससे स्टरलाइजेशन होता है। और जब प्रेशर जब ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट उससे वाटर का बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, और उससे वाटर हमारे पास हीट अप हो जाएगा। और जो सेल्स होंगे वो किससे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। मान लीजिए हमने कोई पेट्री डिश रख दी, कोई हमने इसमें ग्लास ट्यूब रख दी, कोई हमने इसमें टेस्ट ट्यूब रख दी, तो उससे क्या होगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। किसकी वजह से, टेम्परेचर की वजह से, प्रेशर की वजह से नहीं। इसमें हाई प्रेशर हम अंडर प्रेशर हम इसमें अप्लाई करते हैं सैचुरेटेड स्टीम, लेकिन ये टेम्परेचर की वजह से वो उनकी डेथ हो जाएगी सेल्स की। ऑटोक्लेव में अगर हमें क्वेश्चन आ गया कि टेम्परेचर की वजह से, इसमें ये याद हमने पॉइंट इसमें रखना है। और इसमें जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो 121 डिग्री सेल्सियस तक का जा सकता है। 121 डिग्री सेल्सियस, 151 पर स्क्वायर इंच। इन 15 मिनट, अगर हम इसको 15 मिनट ही रखेंगे तो उसमें ये स्टरलाइजेशन का प्रोसेस कर लेता है। जो स्टरलाइजेशन होती है वो सैचुरेटेड स्टीम से की जाती है अंडर प्रेशर। और अब जो सैचुरेटेड स्टीम होती है वो देखिए, जो नॉर्मल हीट होती है ना, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि हम स्टरलाइजेशन तो उसमें भी कर रहे थे बर्नसन बर्नर पर या स्पिरिट लैम्प पर, लेकिन इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि जो सैचुरेटेड स्टीम जो हीट प्रोड्यूस करती है वो 2500 गुना ज़्यादा इफेक्टिव होती है एज कंपेयर टू जो हम ड्राई हीट होती है सेम टेम्परेचर पर। ठीक है, जो हॉट एयर होती है ना, टेम्परेचर अगर सेम ही हो, लेकिन उसकी जो सैचुरेटेड स्टीम होती है, इसकी एफिशिएंसी 2500 गुना ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू दैट। इसमें हम देखिए जो इसका मेन फंक्शन है ना, वो हम सॉलिड या लिक्विड मीडिया जो हमारे पास होता है, मीडिया क्या हुआ जिसमें हम उस कल्चर का ग्रोथ करेंगे, वो जो सॉलिड और लिक्विड मीडिया होता है उससे हम उस कल्चर का ग्रोथ जो है वो कर सकते हैं, वो स्टरलाइजेशन इससे कर सकते हैं हम उसका। क्योंकि अगर हम उसमें डालेंगे तो वो, अगर ड्राई हीट में डालेंगे तो उससे वो मतलब ख़त्म हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा उसका स्ट्रक्चर। क्योंकि जो कांस्टेंट फ्लेमिंग होती है उससे कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हो जाते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो जो डबल वॉल्ड, ये क्या होता है, ये आप देख सकते हैं, सिलेंड्रिकल मेटालिक वेसल होती है, डबल वॉल्ड होती है, थिक स्टेनलेस स्टील का बना होता है। ये आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में अगर आपको बनाना है डायग्राम तो आराम से बना सकते हैं। ये क्या है, ये हॉट एयर ओवन है। इसमें ऑटोक्लेविंग से जो स्टरलाइजेशन प्रोसेस है वो ज़्यादा का टाइम लगता है इसमें। क्योंकि जो हीट है ना
जो उसका जो मेन फंक्शन होता है वो स्टरलाइजेशन, वो मतलब कि प्रोटीन का कोएगुलेशन होता है, और प्रोटीन के कोएगुलेशन के लिए सफिशिएंट मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, और फिर हम उसका वो एकम्प्लिश हो जाता है। अगर हम इसको देखो, जो प्रोटीन कोएगुलेशन है ना, उसके लिए सफिशिएंट मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, और सफिशिएंट मॉइस्चर प्रोड्यूस ये क्यों, हम देखिए, आपको एक क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में, मैंने अभी आपको समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन मैं आपको दोबारा से बताऊंगा एक चीज़। जो आप पीछे हमने देखा ऑटोक्लेव, उसमें हम सैचुरेटेड स्टीम का यूज़ कर रहे थे, और इसमें हम ड्राई हीट का यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी एफिशिएंसी कम है एज़ कम्पेयर टू दैट। क्यों? क्योंकि जो स्टरलाइजेशन प्रोसेस है वो मेनली कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन्स का प्रोसेस है, और कोएगुलेशन के प्रोटीन्स के जब होगी तब स्टरलाइजेशन उसका होगा। तो ये तो समझ आ गई बात, इसलिए हम उसका यूज़ करेंगे ऑटोक्लेव का। तो और इसमें टेम्परेचर कितना हमें ओवन में रखते हैं, 150 टू 180 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हम इसमें अपने इस ओवन में रखते हैं। और नॉर्मल स्टरलाइजेशन वर्क, अगर हमें नॉर्मल स्टरलाइजेशन वर्क करना है तो 160 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हमें रिक्वायरमेंट होगी। और जितने भी हमारे पास ग्लासवेयर्स हैं ना, उनको हम इसमें डालेंगे, क्योंकि उसमें 2 से 4 घंटे तक लग जाते हैं इसमें ग्लासवेयर्स को। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि फिर उस ऑटोक्लेव में ही क्यों करें, क्योंकि वो मतलब कि डेलिकेट ऑब्जेक्ट्स के लिए हम उसका यूज़ हम करते हैं। अब देखिए, दूसरी चीज़ है हमारे पास, ये जो है ना, ये इंक्यूबेटर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर हम माइक्रोबायोलॉजी लैब की बात करें। ये भी सेम होता है जैसा ओवन होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें थर्मोस्टेट प्रेजेंट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये टेम्परेचर सेंसर्स एंड कंट्रोल यूनिट इसमें होता है। तो ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, ये इसकी डायग्राम आप बना लीजिए आराम से, जब आप फ्री होंगे तो इसका ये प्रैक्टिकल अगर है आपका तो बना लीजिए। इसमें क्या होता है, इसमें हम ओवन, या तो स्क्रीनशॉट खींचिए इसका, जो इसमें हम क्या करते हैं, कल्चरिंग ऑफ माइक्रोब्स करते हैं इसमें हम कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर, ताकि उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके वेरियस माइक्रोब्स की। इंक्यूबेटर ये इसका हम यूज़ करते हैं। सॉरी यार, ये मैंने गलत बोल दिया, ये असल में पता क्या है, ये देखिए, ये जो है, ये हमारे पास इसको कहते हैं फर्मेंटर। फर्मेंटर से पहले एक इंक्यूबेटर भी होता है। इंक्यूबेटर में हम क्या करते हैं, इंक्यूबेटर में इंक्यूबेशन करते हैं हम। इंक्यूबेशन क्या हुआ, ये भी इंक्यूबेटर भी ओवन का ही जैसा होता है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, एक टेम्परेचर रेगुलेटिंग यूनिट होता है। ये इंक्यूबेटर नहीं है, ओवन का जैसा ही होता है। उसमें हम कांस्टेंट टेम्परेचर पर, जब फेवरेबल एनवायरनमेंट, हम उसको माइक्रोब को अवेलेबल करवाते हैं, और फिर वहाँ पर उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है अलग अलग माइक्रोब्स की। अब दूसरे नंबर पर जो ये आप देख सकते हैं ये स्क्रीन पे, ये इसको हम कहते हैं फर्मेंटर या बायोरिएक्टर। जब देखिए, एक साइंटिस्ट था ना, चेन वीजमैन, जब 1914 टू 1918, ये क्या था, ये ब्रिटेन का रहने वाला था। इसने क्या किया, इसने डीप लिक्विड फर्मेंटेशन से एसीटोन बनाया। किसका यूज़ कर क्लॉस्ट्रीडियम एसिटाइप ब्यूटाइलिकम का यूज़ कर इसने एसीटोन बनाया। कहाँ, कैसे, डीप लिक्विड फर्मेंटेशन से। और लार्ज स्केल एरोबिक फर्मेंटर, फिर बाद में उसकी इवेंचुअली उसका लार्ज स्केल एरोबिक फर्मेंटर हमारे पास बना, और उस लार्ज स्केल एरोबिक फर्मेंटर से हम कंप्रेस्ड यीस्ट बनाते थे। अगर आप कुछ देखिए, और जो फर्मेंटर्स होते हैं ना, ये स्ट्रिड टैंक रिएक्टर्स जनरली होते हैं कांस्टेंट। अब ये तो हो गया, आप देख सकते हैं इसका जो इम्पेलर्स हैं, कूलिंग जैकेट है, बायोसेंसर यूनिट है, वॉल्व है, हार्वेस्ट लाइन है, एयर फिल्टर्स है, टेम्परेचर सेंसर है, वॉल है, ये कल्चर ऑफ न्यूट्रिएंट एडिशन। इसमें हम ऐसे कंप्रेस्ड चीज या तो एसीटोन हम इसमें बनाते हैं। ये भी माइक्रोबायोलॉजी लैब में पाया जाता है। अब वहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर वाटर बाथ भी होता है। आगे देखेंगे आप क्यूबिक कॉलोनीमीटर, ये माइक्रोमीटर है, इससे हम ये करते हैं ऑक्यूलर स्टेज माइक्रोमीटर, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और सेल्स की मेजरमेंट हम करते हैं इससे। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ किसी भी माइक्रोबायोलॉजी लैब की होती है वो होता है वहाँ का माइक्रोस्कोप।
वो माइक्रोस्कोप जो होता है वो वहाँ पर प्रेजेंट, वो मतलब वो होता ही होता है, क्योंकि उसी से हम, क्योंकि नेक्ड आइज से हम उन माइक्रोब्स को या उन वायरसेस को या बैक्टीरियाज को, पैथोजेंस को, हेलमेंथीज को नहीं देख सकते हैं, इसलिए हमें उस माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आप देख सकते हैं ऐसा माइक्रोस्कोप होता है। ये क्या है, ये हमारे पास है ये पीएच मीटर। एक सेकंड, उससे पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें बताना चाहता हूँ। जैसे एक होता है क्यूबिक कॉलोनी काउंटर। इससे क्या होता है, इससे हम मेजर करते हैं कितने नंबर ऑफ माइक्रोब्स उस पूरी कॉलोनी में प्रेजेंट हैं। ये एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होता है। जो रेफ्रिजरेटर भी वहाँ पर प्रेजेंट होता है, सेंट्रीफ्यूज वहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो सेंट्रीफ्यूज क्या करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज़ कर कर मास और डेंसिटी के बेसिस पर माइक्रोब्स को सेपरेट कर लेता है या डीएनए को सेपरेट कर लेता है। उसके बाद आता है हमारे पास ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या कोलोरीमीटर। ये भी क्या करता है, काउंटिंग पॉपुलेशन बैक्टीरिया की टर्बिडिटी डिफरेंस के बेसिस पर वो काउंटिंग करता है। अब इसमें मैं एक और अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है ना, मतलब अभी तक एक आता है पीएच मीटर। द स्पेसिफिक रेंज फॉर, जो स्पेसिफिक रेंज होती है बैक्टीरिया की ग्रोथ करने के लिए, ये आता है, ये क्यूबिक कॉलोनी मीटर है। ये देखिए, ये है हमारे पास पीएच मीटर। जो बैक्टीरिया होता है ना, उसको नीचे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में बैक्टीरिया ग्रोथ हो रहा है, ऊपर फंजाई है। जो बैक्टीरिया होता है उसको पीएच की रेंज चाहिए होती है 4 से 9 की। उस पीएच पर वो अच्छी तरह ग्रोथ उसकी ऑप्टिमम होती है 6.5 to 7.5, मतलब कि एसिडिक पीएच वो उसको चाहिए होती है बैक्टीरिया को ग्रोथ के लिए। नहीं, मतलब बेसिक चाहिए होती है 4 to 9, मतलब कि ऑप्टिमम 6.5 to 7.5, मतलब कि बेसिक रेंज चाहिए होती है। लेकिन जो फंजाई होता है वो एसिडिक एनवायरनमेंट को प्रेफर करता है। बैक्टीरिया को एसिडिक और बेसिक के बीच में चाहिए होती है, लेकिन जो फंजाई है उसको ग्रोथ के लिए एसिडिक एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। तो हम उस सॉयल का या किसी भी मीडियम का जो मीडिया है उसका पीएच नापने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली मेजरमेंट हम किसी पीएच मीटर से कर सकते हैं। इसमें ग्लास इलेक्ट्रोड यहाँ पर देख सकते हैं आप, ग्लास इलेक्ट्रोड है और रेफरेंस इलेक्ट्रोड का यूज़ हम इसमें करते हैं और उससे हम पीएच नापते हैं। और ये जो ये होता है ना रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ये मेटालिक, ये इंटरनल एलिमेंट इसमें मरकरी पाया जाता है, कैलोमल इसमें पाया जाता है। और इसमें पेट्री डिशेज होती हैं, वहाँ पर टेस्ट ट्यूब्स होते हैं, बहुत सारी ऐसे एगर स्लॉट्स होते हैं जो पहले हमने देख लिया था। ये चीज़ें हमारे माइक्रो